Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about Socrates. In the previous lecture, I have discussed about the topic सावित्रीबाई फुले. ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम जो न्यूली एडेड थिंकर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. तो ये उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम सोक्रेटिस को आज डिस्कस करेंगे. इसके पहले वाला जो लेक्चर था सावित्रीबाई फुले का, वो आपको यहाँ पे रक्षा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके कंप्लीट कर लें और फिर सोक्रेटिस पढ़ने आए. हमने उस लेक्चर में एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि हम ये थिंकर्स पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये थिंकर्स की जो फिलॉसफी रहती है वो हमें एज अ ब्यूरोक्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से काम आएगी और हम इनको क्यों पढ़ते हैं. तो उसका भी मैंने आंसर दिया था वहाँ पे. तो शुरू करते हैं सोक्रेटिस के बारे में पढ़ना. तो जो हम बोलते हैं कि हम थिंकर्स पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका जवाब भी आज सोक्रेटिस खुद ही देंगे. उन्होंने एक कोड बताया है, वही मैं आपको बताऊंगा. कि उन्होंने बोला था कि एम्प्लॉय योर टाइम इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ बाय अदर मेन्स राइटिंग सो दैट यू शैल गेन ईजली वॉट अदर्स हैव लेबर्ड हार्ड फॉर. इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि आप अपना समय जो है वो दूसरों की राइटिंग या दूसरों को पढ़ के अपने सुधार में लगाओ, ताकि आपको वो नॉलेज जो है वो ईजिली मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क या फिर तपस्या करी होगी. तो जैसा हम देखते हैं कि महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, ठीक है, B.R. अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में तपस्या करी. ठीक है, अब देखते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी क्या किया, उनका एक अलग स्ट्रगल था. सावित्रीबाई फुले, B.R. अम्बेडकर को अलग एट्रोसिटीज़ झेलनी पड़ी. तो उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में जो सब चीज़ें सीखी, अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिया, तो उसी से उन्होंने क्या करा, अपनी एक फिलॉसफी डेवलप करी और वही उनके थॉट्स को हम पढ़ते हैं. तो अगर हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो उसके लिए हम ये थिंकर्स को पढ़ते हैं, ताकि उनकी जो दी हुई सीख है उससे हम सीख पाएँ और अपने जो पर्सनालिटी है उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट कर पाएँ. ठीक है, तो सोक्रेटिस का यही कोड जो है वो एक तरह से स्टार्टिंग रहेगी हमारी कि एम्प्लॉय योर टाइम इन इंप्रूविंग योर सेल्फ बाय अदर मेन्स राइटिंग सो दैट यू शेल गेन इजली वॉट अदर्स हैव लेबर्ड हार्ड फॉर. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले सोक्रेटिस के बारे में अगर हम देखें तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम इनका देखते हैं तो इनका जो बर्थ है वो होता है कहाँ पे, एथेंस में. एथेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आप मैप को देख सकते हो कि एथेंस जो है वो यूरोप में एक कंट्री का जो है, ग्रीस है, वहाँ का ही पार्ट रहता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से कि यूरोप में अगर आप देख रहे हो तो यूरोप में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ग्रीस. ठीक है, ग्रीस में इसको ही अगर हम और देखते हैं यहाँ पे आके, तो ये एथेंस जो है, यहाँ पे किसका बर्थ होता है, सोक्रेटिस का बर्थ होता है. तो अब ग्रीस में होता क्या है, यहाँ पे एथेंस के बीच में और स्पार्टा के बीच में क्या होते हैं, जो लड़ाई रहती है. उस टाइम की बात कर रहा हूं जब सोक्रेटिस का जब बर्थ हुआ था उस टाइम पे. ठीक है, यहां पे ही अगर हम देखते हैं जब सोक्रेटिस का जब बर्थ हुआ था तो वो भी एक वॉर में पार्ट लेते हैं. ठीक है, वो पार्ट जो वॉर रहती है वो ग्रीस और पर्शिया के बीच में रहती है. फिर बाद में पर्शिया को तो ग्रीस हरा देता है और फिर जो है एथेंस और स्पार्टा के बीच में, ग्रीस और स्पार्टा के बीच में भी क्या होने लगती है, वॉर होने लगती है. तो इस तरह का एक पूरा माहौल रहता है जब इनका बर्थ होता है. ठीक, आगे हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को कि क्या होता है. अगर हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो इनका जो बर्थ है वो 469 से 399 का जो पूरा इनका लाइफ स्पैन रहेगा. ठीक है, 399 में इनको डेथ हो जाती है, 469 में इनका बर्थ होता है. इनका जो बर्थ रहेगा वो एक नॉर्मल, हम बोल सकते हैं पुअर फैमिली में होता है, जहाँ पे इनके फादर जो रहते हैं वो एक स्कल्पचर रहते हैं या फिर स्टोन मेसन बोल सकते हैं जिनको, जो पत्थरों का काम करते हैं. ठीक है, तो ये भी अपने शुरुआत में इसी को काम को, प्रोफेशन को अपनाते हैं. पर इनका जो है क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है किसमें, एजुकेशन में. तो एजुकेशन में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो जिसके कारण ये अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है, फिर साथ में ही अगर आप देखोगे कि जब ये इनका बर्थ हो जाता है उसके बाद में जब ये अपने फादर का जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं और ये ही क्या करते हैं, एक फुटेड, जो हम बोल सकते हैं फुटेड सोल्जर का भी रोल निभाते हैं. कब, जब वॉर होती है
उसी वॉर को बोला जाता है पेलोपोनेशियन वॉर बोला जाता है, जो कि हुई थी किसके बीच में, पर्शियन और ग्रीस के बीच में हुई थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक पूरा इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि जो सोक्रेटिस जो थे वो, उनका बर्थ जो होता है एथेंस में होता है, ठीक है। उनके जो फादर रहते हैं वो स्कल्पचर रहते हैं, ठीक है। उनका जो बर्थ है, अगर हम ग्रीस की एथेंस सिटी में भी बात करें तो एलोपेके जो एक शहर है उसमें होता है। इनकी ट्राइब जो है उसी ट्राइब को हम क्या बोलते हैं, एंटोचस बोलते हैं। तो इनकी ये ट्राइब होती है। अब आगे चलते हैं हम इनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आज जो हम देखते हैं कि सोक्रेटिस के बारे में हमें पढ़ना है तो हमारे पास में कुछ ज़्यादा रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है। रिटन एविडेंस इसलिए नहीं है इनके बारे में क्योंकि इन्होंने खुद कभी कुछ बुक लिखी नहीं है, ना ये बिलीव करते थे कि कुछ जो भी नॉलेज है उसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में इनके बारे में दी गई है वो सारी हमें मिलती है इनके सोर्सेज से, जो कि इनका ही क्या बोलते हैं, इनका ही जो डिसिपल हैं या फिर हम इनके शिष्य को बोल सकते हैं, वो थे कौन, प्लेटो। तो प्लेटो की जो राइटिंग्स हैं उनसे हमें क्या मिलता है इनके बारे में या इनके थॉट्स के बारे में पता चलता है। प्लेटो के साथ में ही जो हम देखते हैं कि प्लेटो का भी स्टूडेंट कौन रहता है, एरिस्टोटल। तो जो पीएससी में 2019 तक जो हम पढ़ते थे उसमें प्लेटो और एरिस्टोटल ही पढ़ते थे। इस बार हमें सोक्रेटिस भी पढ़ना है। तो इस बार का जो हम बोल सकते हैं जिसमें एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस। तो एरिस्टोटल जो है वो किसका ट्यूटर रहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर रहता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का ही ट्यूटर कौन रहेगा, प्लेटो, और प्लेटो का ट्यूटर कौन रहता है, सोक्रेटिस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सोक्रेटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि उन्हीं के थॉट्स जो है वो कंटिन्यू कौन करता है, प्लेटो, और प्लेटो के ही थॉट्स जो हैं वो किस में इंप्लीमेंट होते हैं, एरिस्टोटल में। और एरिस्टोटल जो है वही शिक्षा देता है किसको, अलेक्जेंडर दी ग्रेट को, ठीक। तो यहां से अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि सोक्रेटिस जो थे उनका एक पूरा बैकग्राउंड के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो क्या थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सोक्रेटिस को अगर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में तो इनको ही फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बोला जाता है। तो फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इनको कंसीडर किया जाता है। तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि जब हम देखते हैं कि जब अर्थ में जब फिलोसफी की बातें शुरू हुई थी तो पहले के जो लोग थे, मतलब प्री सोक्रेटिक थिंकर्स की अगर हम बात करें, जो सोक्रेटिस के पहले के जो थिंकर्स थे वो सिर्फ इस चीज पे सोचते थे कि कॉस्मोस कैसा है, नेचर कैसा है, अर्थ कैसी है, ठीक है। तो उनके पूरा जो थॉट्स था वो इसी में बेसिस में रहता था कि किस तरह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करी। तो थेल्स ने बोला था कि सभी जो है वो वाटर से बने हुए हैं। तो इस तरह के जो थिंकर्स थे वो प्री सोक्रेटिक एरा में थे। तो सोक्रेटिस का जब जन्म हुआ और जब इन्होंने फिलोसफी स्टार्ट करी या सोचना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, मॉरल और एथिकल डायमेंशंस जो थे वो लेके आए किसके अंदर, फिलोसफी के अंदर। तो मॉरल और एथिकल जो डायमेंशंस हैं, तो इसका मतलब इन्होंने सोचना चालू किया कि जस्टिस का क्या मतलब है, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज विजडम, और व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये चार क्वेश्चन जो थे वो अपने आप से भी पूछते थे और बाकी सबसे भी पूछा करते थे। तो यहां पे जो हम बोल सकते हैं कि जो एथिकल और मॉरल डायमेंशन है फिलोसफी में, उसकी शुरुआत किसने करी थी, सोक्रेटिस ने करी थी। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें भी मेनली आपको सुनने का ज्यादा रहेगा, ठीक है। पीडीएफ में उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, पर अगर आप सुनोगे तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा सोक्रेटिस के बारे में और उनकी थिंकिंग के बारे में। तो ये क्या करते थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी तो थे ही, उससे भी बढ़कर ये क्या खुद को मानते थे, ये एक टीचर थे, ठीक। तो यहां पे ये टीचर थे तो ये कभी फीस नहीं लिया करते थे पढ़ाने की। ये हमेशा जो है मार्केट में जाते थे, ठीक है, मार्केट में घूमते ही रहते थे और घूमते घूमते ये क्या करते थे, डिस्कशन करा करते थे और लोगों से क्वेश्चन पूछते थे और ये उसका आंसर बताने की जगह एक्सपेक्ट करते थे कि जो भी स्टूडेंट है वो ये आंसर खुद से ढूंढे, ठीक है। और फिर जब वो खुद से ढूंढ के लाता था फिर सोक्रेटिस उसका आंसर बताते थे। तो इसका मतलब ये बोलते हैं कि जो आंसर्स वगैरह रहते हैं वो हमारे अंदर खुद ही रहते हैं। हमें अगर सिर्फ क्वेश्चन ही समझ लिया तो इसका मतलब है हमने आधा आंसर ढूंढ लिया। ये इस तरह का उनका कहना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने ही फिलॉसफी में मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो लेके आए, डायमेंशंस को इन्होंने इनॉग्रेट किया, तो इसी से क्या बोल सकते हैं हम कि सोक्रेटिस ऐसे जो थे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी तभी कहलाने लगे क्योंकि ही इनॉग्रेटेड द वेस्टर्न पॉलिटिकल नॉलेज, ठीक है। तो यहां पे ही इन्होंने ही फाउंडेशन रखा किसका, वेस्टर्न पॉलिटिकल नॉलेज का। इनके बारे में जो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी,
डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके जो मेन सोर्सेज रहेंगे वो आपको प्लेटो की राइटिंग्स में मिल जाएंगे और ज़ीनोफेन्स की राइटिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि उनका बर्थ क्या होता है, उनके फादर कौन थे और किस तरह का माहौल था। अगर हम देख रहे थे कि ग्रीस में जो है ग्रीस और पर्शियन की वॉर चल रही थी, फिर उसके बाद में ही तब ये क्या थे, एक इन्होंने ही पेलोपोनेशियन वॉर में क्या किया था, फुट सोल्जर का भी रोल निभाया था। फिर उसके बाद में ये जो है ही एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। तो सॉक्रेट्स को अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में, तो ही वॉज द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एथेंस, ठीक है, जो कि फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कंसीडर करते हैं इसको। फिर सोक्रेटिस को ही फर्स्ट मॉरल फिलोसोफर या फिर वेस्टर्न एथिकल ट्रेडिशन के थॉट्स को जो हम बोल सकते हैं बर्थ दिया था। ठीक है, टीचिंग स्टाइल को अगर हम देखें, जो हमें पढ़ना है मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो सोक्रेटिक मेथड रहेगा। ठीक है, कि सोक्रेटिक मेथड क्या होती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो सोक्रेटिक मेथड में क्या होता है कि जब ये किसी से भी पढ़ाने जाते थे या किसी से भी बात करते थे, तो ये क्या करते थे, इनकी एक मेथड थी कि ये क्वेश्चन करा करते थे। अब ये क्वेश्चन करते थे तो क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आंसर के बाद में ये फिर से एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका आंसर मिलेगा, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से ये क्या था, एक दो लोगों के बीच में डायलेक्ट्स की बात करते थे या डायलॉग की बात होती थी। तो इससे क्या करते थे कि कोई एक आर्ग्यूमेंट आई तो वो आर्ग्यूमेंट या तो सही हो सकती है या तो गलत हो सकती है। ठीक है, तो अब इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहता था कि अगर ये आर्ग्यूमेंट सही है तो वो क्यों सही है। ठीक है, और अगर सही नहीं है तो वो उसका फिर सही करते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, ये एक फाइनल आर्ग्यूमेंट में पहुंचते थे जिसका कोई कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता था। और वही जो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा जिसका, और वो फाइनल आर्ग्यूमेंट ही क्या कहलाएगी, इनका ट्रू नॉलेज कहलाती थी। तो इस तरीके से ये क्या करते थे, लोगों से डायलेक्ट करा करते थे। तो यही जो इनकी मेथड रहती है उसी को सोक्रेटिक मेथड बोला जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, ये जो है वो बोलते हैं कि ट्रुथ जो है वो रिलेटिव है। ठीक है, ये ट्रुथ जो है वो रिलेटिव है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल, जैसे मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पे भी जो जिनसे बात करते थे उसके भी जो स्टूडेंट्स रहते थे वो सोफिस्ट कहलाते थे। तो सोफिस्ट का मतलब जो होता था वो इस तरह के जो लोग थे वहां पे, जो भी टीचर थे, और वो उनका क्या काम था, वो पॉलिटिक्स और बिजनेस के बारे में पढ़ाते थे। और उनका कहना था कि ट्रुथ जो है वो रिलेटिव है। ठीक है, कि ट्रुथ जो है वो चेंज होता रहता है कंडीशंस के साथ में, टाइम के साथ में। और यही सोफिस्ट जो लोग थे वो पैसे लिया करते थे पढ़ाने के। पर सोक्रेटिस जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि ट्रुथ जो है वो रिलेटिव नहीं है, ट्रुथ एक तरह से एब्सोल्यूट ट्रुथ रहेगा। ठीक है, उसके ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, और ये कभी भी पैसे नहीं लेते थे टीचिंग स्टाइल के। ठीक है, इनका ही कहना यह है कि इन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, और ये बोलते थे कि अगर यहाँ पे जो हम एथेंस की अगर बात कर रहे हैं उस पीरियड की, तो उस टाइम पे होता ये था कि वो एरा जो था वो किंग्स और गॉड से डोमिनेटेड था। ठीक है, राजा और जो भगवान है वहां पे उनको ही सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कंसीडर किया जाता था। और उसके बाद में आते थे ऐसे लोग जो खुद को वाइस बोलते थे। ठीक, ऐसे लोग जो बोलते थे कि हमें सब पता है। तो यहां पे सोक्रेटिस का कहना यह था कि अगर आपको सब पता है, ठीक है, तो ये उन्हीं को चैलेंज करते थे क्वेश्चन करने पे। अब ये हर जगह मार्केट मार्केट में जाते थे और ऐसे जो वाइस लोग हैं जो बोलते थे कि हमें सब पता है, कि आई एम द वाइसेस्ट ऑफ ऑल, तो ये उनके साथ में ही डायलॉग करते थे। और फिर क्या होता था कि ये उनको हरा देते थे आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, इनकी आदत थी एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछने की। तो इस तरह से क्या होता था कि जो वाइसेस्ट पर्सन जो रहते थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे, इनके अगेंस्ट हो गए थे। और इसी के कारण ये ही जो इनका नेचर है क्वेश्चन पूछने का या इस तरीके से, क्योंकि अब मार्केट में क्या होता था कि जब दो लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें से सोक्रेटिस एक है और दूसरा कोई नामी गिरामी पर्सन जो है, तो उसके बीच में अगर डायलेक्ट हो रहा है तो बहुत सारी भीड़ लग जाती थी। और फिर क्या होता था, सामने वाले पर्सन अगर हार जाता था तो उसको एक तरह से शेम फील होता था। ठीक है, तो इसी के कारण जो यूथ था वो सोक्रेटिस के पीछे अच्छे से फैन फॉलोइंग हो गई थी एक तरह से उनकी। ठीक है, और फिर यहां पे ही यूथ जो है वो इनके थॉट्स को अपनाने लग गया था, इनकी मेथड को अपनाने लग गया था। साथ में ही यूथ ने क्या कर दिया था, यूथ जो है इनकी आदत से इंस्पायर होकर यूथ भी क्वेश्चन करने लग गया था हर चीज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ था कि सोक्रेटिस के दुश्मन जो है वो काफी बढ़ गए थे। और फिर इन्हीं को फिर लास्ट में क्या होता है कि जब
एक ट्रायल में फंसा दिया जाता है कि ये यूथ को क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं, और फिर उनका ट्रायल होता है जिसके कारण फिर इनकी डेथ होती है। ठीक, तो यहां तक अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि सोक्रेटिस हैं कौन, या उनका एक ब्रीफ हमने देखा कि किस तरह से क्या चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं सोक्रेटिस पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी जो हमें पढ़नी है वर्च्यू बेस्ड अप्रोच पढ़नी है। ठीक है, कि ये किस तरह से इनकी जो थिंकिंग रहेगी, जो फिलोसफी हमें क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में मिलेगा कि डायलेक्ट क्या होता है या सोक्रेटिक मेथड क्या होती है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। पेलोफिनेशियन वॉर के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसी के बाद में ये क्या हुआ, फिलोसफी में एंटर करें। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो सोक्रेटिस हैं उनके मेथड्स कौन कौन से रहेंगे, वो या किस तरह से क्वेश्चन करते थे और क्या उनकी थिंकिंग हुई थी। ठीक, ये तक अभी तक हमने उनकी फिलोसफी के बारे में नहीं समझा, अभी हमने उनके वेज के बारे में समझा है कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी थिंकिंग को डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। सोक्रेटिस को अगर हम देखें तो उनकी जो वर्चुअल बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, उसमें यह बोला है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी नॉलेज के लिए, वर्च्यू होती है। ठीक है, वर्च्यू का मतलब होगा क्या, ट्रुथ, नॉलेज या फिर राइट कंडक्ट। तो यहीं पे अगर हम एथिकल थॉट्स देखें सोक्रेटिस के, तो पहला आएगा वर्च्यू एथिक्स। तो वर्च्यू एथिक्स में आप देखिए तो यहां पे ये बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदमी को सेल्फ इंप्रूवमेंट का काम करना चाहिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब यहां पे होगा कि हमें अपने से ही क्वेश्चन करना चाहिए और अपने से ही आंसर ढूंढना चाहिए और खुद को मोटिवेट रख के मॉरली जो है हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, साथ में ही जो नॉलेज होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ रहता है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो तो वो अपने से ही ढूंढो और साथ में ही क्या करो, उसको कंफर्म करो कि वो सही है या नहीं। मतलब यहां पे ही लेड द फाउंडेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग। ये बोलते हैं कि हर चीज का रीजन करना सीखना है हमें। ठीक है, हर चीज का एक रीजन होता है पर्टिकुलर। तो अगर हम प्रो सोक्रेटिक एरा या थिंकर्स की बात करते हैं तो सपोज यहां पे क्या हुआ था कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट है कि आसमान जो है वो नीला है, ठीक है, तो अब इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप ये समझ जाओगे कि आसमान नीला है, ठीक है, किसी ने बता दिया कि क्यों है, तो वो आप उसको मानने लग जाओ। ठीक है, या फिर एक मेथड होती है कि आप उसको क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या किस तरह से उसकी मेथड थी और वो क्यों है, उसका जो एक्चुअल रीजन है वो। ठीक है, तो ये दो तरीके के मेथड होती हैं। तो सोक्रेटिस का कहना यह था कि हम किसी भी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनसे रीजन करेंगे और उनसे पूछेंगे, आंसर्स चाहिए हमें। रैशनल थिंकिंग के ऊपर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, यहां पे अगर हम बात कर सकते हैं तो जैसे आप यहां पे थोड़ा सा सुनिए इसको अच्छे से, कि बाकी के जो फिलोसोफर्स थे, ठीक है, वो अपने आप को वाइसिस्ट बोलते थे, पर यहां पे जो सोक्रेटिस का कहना था कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ठीक है, इनका यही कहना है कि ये कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो मोस्ट पीपल नो हिम एज द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। फिलोसोफर्स टेंड टू थिंक दैट he know lot about the world, but in his point of view he knows nothing at all। ठीक है, कि उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू में वो कुछ नहीं जानते थे। पर अगर हम देखते हैं जब वो एथेंस वापस आए वॉर के बाद में, तब उन्होंने क्या किया, थिंकिंग शुरुआत करी, थिंकिंग सोचना शुरू किया। फिर उनके टाइम में बाकी के जो वाइस मैन थे, इन हिज टाइम देयर वर मैनी वाइस मैन जो कि खुद को कंसीडर करते थे कि वो वाइसेस्ट हैं। ठीक है, he met many people who claim to be wise but are not actually very wise according to him। This was the problem, because when people believe a man is wise they tend to blindly follow him, often with terrible consequences। ठीक है, वो उनको blindly follow करने लग जाते थे। If you don't know a question the wisdom you can never discover its flaws। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप कभी भी उस चीज के फ्लॉज को नहीं जान पाओगे, क्योंकि नॉलेज जो है वो एक तरह से स्टोन की तरह स्टैंड करता है स्टिल। ठीक है, पर अगर हम उसको क्वेश्चन करते जाएंगे तो वो एक ट्री की तरह ग्रो करेगा, ये इनका कहना था। ठीक है, तो इसीलिए ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस इफ समवन क्लेम समथिंग दैट इट इज ट्रू इन द बेस्ट वे। तो ये इनका कहना है कि द बेस्ट वे टू टेस्ट इज आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस वही क्या होगा, एक तरह से बेस्ट वे होगा किसका, टेस्ट करने का कि वो सही बोल रहा है या नहीं। If someone can't answer the question that they claim to be true, then you can know that the
इट इज नॉट द एक्चुअल ट्रूथ, ठीक है। तो अगर वहां पे वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज का वो क्लेम कर रहे थे कि ये ट्रू है, तो यहां पे आप समझ सकते हो कि वो चीज ट्रू नहीं है, ठीक है। तो व्हेन ही क्वेश्चंस द वाइस मैन, ठीक है, तो यहां पे जब वो क्वेश्चन करते हैं वाइस मैन को, तो प्लेटो जो है वो सारी चीजें जो है अच्छे से सुनते थे। तो प्लेटो ने ही यही नॉलेज जो है वो ट्रांसफर किया किसको, एरिस्टोटल को, और एरिस्टोटल ने ही क्या किया, ये जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिया था। अब अलेक्जेंडर ने क्या किया, अपना पूरा एम्पायर जो था वो उसका वास्ट किंगडम था, उसमें उन्होंने अपना यही नॉलेज स्प्रेड किया। फिर जब डिक्लाइन हो जाता है अलेक्जेंडर का, तब क्या आते हैं, रोमन्स आते हैं। तो रोमन्स के बाद में ये जो थॉट्स था या इस तरह की जो थिंकिंग थी वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। तो सोक्रेटिक मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से सोक्रेटिक सोचते थे, इसका ही फिर से एक टाइम में रेनेसा होता है जब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक या फिलोसॉफिकल इंक्वायरी की, ठीक है। जब मॉडर्न साइंस आ जाता है, तब साइंस क्या करता है, इसी चीज को देखने लगता है कि अब जो है वो फैक्ट्स पे बिलीव नहीं करते कि किसी ने बोल दिया है तो वो उसी को मानेंगे। वो फिर क्या करते थे, मॉडर्न अप्रोचेस लगा के उस चीज को देखते थे, ठीक है। तो यही से हम बोल सकते हैं कि सोक्रेटिक की थिंकिंग को फिर से एक तरह से रेनेसा मिला था मॉडर्न साइंटिस्ट जब साइंस का एरा शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो आप देखिए यहां पे जो वर्च्यू हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, ट्रुथ होगी, नॉलेज होगा, या फिर हमारा राइट कंडक्ट होना चाहिए। सोक्रेटिस का यही कहना है कि हैप्पीनेस भी आपको तभी मिलेगी, ठीक है। क्रिमिनल्स जो है वो क्राइम करते हैं ताकि दूसरों को हर्ट कर सकें, पर अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको खुद ही खुशी मिलेगी उस चीज की, ठीक। और साथ में ही सोक्रेटिस का जो यूनिट ऑफ वर्च्यू है, यूनिटी ऑफ वर्च्यू की बात करें, तो इसका मतलब कि अगर आपके अंदर एक वर्च्यू है तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपके अंदर सारी वर्च्यूज आ जाएंगी, ठीक है। करेज है अगर आपके अंदर, तो आपके अंदर विजडम होगा, विजडम है तो इसका मतलब आप मॉडरेशन में रहोगे, ठीक है। मॉडरेशन का मतलब तो इन्हीं ने कोट भी दिया था आगे जाके, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड डिस्कस पीपल, ठीक है। और साथ में ही जो आप और भी देखते हो कि जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो सारे इन्होंने दिए हैं कि वर्थलेस पीपल लिव ओनली टू ईट एंड ड्रिंक, पीपल ऑफ वर्थ ईट एंड ड्रिंक ओनली टू लिव, ठीक है। तो यहां पे ये इस तरह के कोट्स जो इन्होंने दिए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका यही कोट रहता है जो कि विजडम की बात करते हैं, जिसमें आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्च्यू एज हैप्पीनेस को अगर डिस्कस करें, तो वर्च्यू एज हैप्पीनेस की हमने बात कर चुके हैं कि किस तरह से हैप्पीनेस जो है इनके अनुसार होती है, ठीक है। सोक्रेटिस का ये कहना था कि जो फिजिकल और एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो सारी क्या होती हैं, एक तरह से ट्रू हैप्पीनेस की नहीं रहेंगी, ठीक है। हमें इनका यही कहना है कि हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन करना चाहिए, खुद से ही क्वेश्चन करेंगे हम, खुद से ही सेल्फ नॉलेज जो रहेगा वही सफिशिएंट रहता है। तो यही जो है महावीर ने भी बोला हुआ है, यही जो है बुद्ध ने भी बोला हुआ है, ठीक है। जो एक्चुअल नॉलेज होता है निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है, यही बात है जो हर थिंकर एक तरह से कहता है कि जो वर्ल्डली नॉलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। आपको जो अंदर से आपकी आत्मा जो बोल रही है, जो आपका खुद का इंटरनल नॉलेज है, उसी से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उसी से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ओके। यहां पे ही बिलीव्स दैट अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब इस कोट का मतलब समझिए कि अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग का क्या मतलब होता है, कि जब यहां पे हम देखते हैं कि एक टाइम आता है, ठीक है, कि इनको जब जूरी इनके ऊपर बैठ जाती है या इन पे डिसीजन दिया जाता है कि इनको बोला जाएगा कि या तो आप फिलॉसफी छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन करने की आदत जो है वो छोड़ दीजिए, या तो आप क्या करिए, डेथ, आपको पेनल्टी मिलेगी डेथ की। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फिलॉसफी छोड़ दो या फिर ये। तो इनका यही कहना रहता है कि अगर मैं फिलॉसफी छोड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं सोचना छोड़ दूंगा, ठीक है, और उससे मेरे को नॉलेज नहीं मिलेगा, मैं ट्रुथ नहीं जान पाऊंगा, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने फिलॉसफी को छोड़ने से मना कर दिया और इन्होंने डेथ को अपनाया, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि अगर मैं सोचना और फिलॉसफी छोड़ दूंगा तो मेरी जो लाइफ रहेगी वो वर्थ तो होगी ही नहीं, वर्थलेस हो जाएगी। तो इसलिए वो डेथ को चूज कर लेते हैं, तभी इन्होंने ये कोट दिया था कि अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक। वर्च्यू ऑफ नॉलेज हमें समझ में आया। इंटेलेक्चुअल एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करें तो यहां पे एक और चीज आती है कि क्वेश्चन आता है कि सोक्रेट्स को डेमोक्रेसी से क्यों हेट करते थे। डेमोक्रेसी से हेट इसलिए करते थे क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि दो चीज होती हैं, एक होती है सिंपल डेमोक्रेसी जिसमें आपने सबको अधिकार दे दिया वोट देने का, ठीक है, और एक होती है इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी जिसमें आप
एजुकेशन के बेसिस पे लोगों पे लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करोगे और फिर वो लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हाँ कैंडिडेट सही है या नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से वो डेमोक्रेसी में पार्ट लेंगे। तो इनका ये कहना था कि सबको ये अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जो हो सकता है कि आप जाओगे, दो पर्सन है उनके बीच में चूज करना है आपको, तो आप वो चूज करके आ जाओगे, ठीक है, और बिना आप खुद से जज किए या बिना आप उसकी लॉजिकल रीजनिंग को समझे। तो इसलिए वो जो है बोलते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और डेमोक्रेसी की जगह पे इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म समझा हमने यहाँ पे, ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो सारी चीजें वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर लेक्चर समझते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, तो उससे ही आपका जो है पूरा एक तरह से सोक्रेटिस की पूरी इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक बार और समझते हैं कि जब हम सोक्रेटिस की पूरी बात डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले सोक्रेटिस का जो बर्थ होता है, उसके बाद में जिस तरह से वो उनकी थिंकिंग चालू होती है, तो जब वो डायलेक्टिक करते थे ना, तब सोफिस्ट जो लोग थे वो क्या हो गए थे, इनके अगेंस्ट में हो गए थे। और इन्होंने ही लास्ट में क्या किया था कि सोक्रेटिस को फंसा दिया था और इनके ऊपर ट्रायल बैठता है और ट्रायल में बोल दिया जाता है कि सोक्रेटिस जो है वो यूथ को क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इनको मौत की सजा दी जाती है, ठीक है। इनको हैवलॉक करके होता है, एक पॉइजन रहता है, उसको पीना पड़ता है, ठीक है, हेमलॉक। तो इसी के लिए ये जो है आखिरी में जब जेल में रहते हैं तब प्लेटो और इनके साथ के जो भी रहेंगे वो क्या कर लेते हैं, जेलर से बात कर लेते हैं कि इनको भगा सकते हैं हम, ठीक है। अगर कल के दिन जब इनको सबके सामने जो है वो हेमलॉक पीना है, जब इनकी डेथ पेनल्टी होगी, तो इसके पहले उन्होंने, प्लेटो ने ये व्यवस्था कर दी थी कि इनको भगा सकते हैं, ठीक है। तब ये जो सोक्रेटिस थे इन्होंने मना कर दिया और ये उनके वर्ड्स थे कि अगर मैं आज भाग जाऊंगा, ठीक है, आज भाग जाऊंगा और ये जो डेथ पेनल्टी है उससे तो मैं बच जाऊंगा, पर मेरी जो बॉडी है वो बच जाएगी, पर इसके जो थॉट्स हैं, जो यूथ इसको प्रेफर कर रहा है, जो यूथ इनकी बात सुनता था, वो इनके थॉट्स जो हैं वो मर जाएंगे। पर अगर मैं आज नहीं भागता हूं तो मेरी बॉडी जो है वो डेथ हो जाएगी उसकी, पर इसके जो थॉट्स रहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया था लास्ट में और फिर बोल दिया था कि मैं जो है वो डेथ पेनल्टी ही अपनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है पूरा हम बोल सकते हैं एक फिलॉसफी थी। अब हम इसको डिस्कस करें कि आज के टाइम पे सोक्रेटिस का क्या रिलेवेंस रहेगा। तो सोक्रेटिस का रिलेवेंस आज के टाइम पे यही रहेगा कि जो रैशनल थिंकिंग होती है, ठीक है, कि हम हर चीज का रीजन जो है वो ढूंढने की कोशिश करें, किसी भी चीज को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक, पहली बात। फिर साथ में ही जो नॉलेज होगा वो हमें खुद से ही ढूंढना है। जो हर चीज बोलते हैं कैवल्य ज्ञान या फिर निर्वाण भी जो चीज बोलती है, वही ये भी बोल रहे हैं कि सेल्फ जो है, हमें सेल्फ नॉलेज ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बोलते हैं कि कोई भी, अगर आज के रिलेवेंस में बात करते हैं कि आपने थोड़ा सा भी कुछ पढ़ लिया है तो उस पर आपको लगने लगा कि हाँ मुझे सब आता है, ठीक है, पर जब तक आप उस पर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आप कंप्लीट नहीं जानते हो। क्योंकि हम जो भी चीजें जानते हैं वो किससे मिलती हैं, हमें हमारे सेंसेस से मिलती हैं। या तो हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ठीक है, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, तो यही जो सेंसेस हैं उनसे हमें नॉलेज मिलता है। और ये जो है कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहते, ठीक। तो नॉलेज जो रहेगा वो हमेशा आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सोक्रेटिस बोलते हैं कि जो आपका इंटरनल नॉलेज है, जो आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से मिलेगा, जो आप खुद से सोचेंगे, वही क्या होगा, आपका कंप्लीट नॉलेज रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं का ही एक मेजर थॉट था कि ह्यूमन का जो ओनली गोल है, द ह्यूमन ओनली गोल इज टू अचीव वर्च्यू, ठीक है। वर्च्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रुथ, नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है। इन्हीं का कहना है कि पर्सन डजंट डू एनीथिंग रॉन्ग इंटेंशनली बट ही डज इट ड्यू टू द हिज इग्नोरेंस, ठीक है। तो यहां पे कोई इंटेंशनली कुछ बुरा नहीं करता है, हम जो इग्नोर करते हैं अपने नॉलेज को, उसी के कारण ही क्या होता है, हम बुरा करते हैं किसी का। कोट्स को अगर देखते हैं इनके, तो कोट्स का क्या है, पहला कोट्स हो जाएगा कि द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू दैट नो यू नो नथिंग, ठीक है।
तो इसका मतलब कि आप अगर यही सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं पता है, तब आप उसको अच्छे से चीज़ों को सोच पाएंगे, ठीक है, और तभी आप उसका कंप्लीट नॉलेज सीखेंगे। सोक्रेटिक मेथड हमने जो देखी कि उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, डायलेक्टिक्स कहलाता है वो। तो इसका मतलब दो लोग इसमें रहेंगे जो जिनके बीच का कन्वर्सेशन रहेगा, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चन चलेगी, और उससे ही क्या होता है, एक आप ऐसी आर्ग्यूमेंट में पहुंचते हो जिसका भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। तो वही कॉन्ट्रडिक्शन ना होगा तो वो क्या कहलाएगी, एक कंप्लीट नॉलेज कहलाएगा, ठीक है। नॉलेज जो होगा वो इनके अनुसार अगर हम बोलें तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और वो कभी कब आएगा, जब हम कॉन्वर्सेशन या डायलॉग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो उसी से क्या होगा, एक ऐसी फाइनल आर्ग्यूमेंट निकलेगी जिसका कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, और वही क्या होगा, ट्रुथ या फिर फाइनल नॉलेज होगा, ठीक है। तो यहां पे जब भी ये बात करते हैं तो ये स्टार्ट करते हैं एक ओपिनियन से और एंड करते हैं किसको, उसको एक नॉलेज में, ठीक है। अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं तो एक कोई ओपिनियन आएगा कि ये चीज सही है या नहीं, फिर उसके कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे, फिर अगले क्वेश्चंस, ठीक है, फिर इस तरह से जो आपका एंड रिजल्ट होगा वो क्या रहेगा, नॉलेज रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, यहां पे अगर इनके और कोट्स देखते हैं तो यहां पे आप देखिए कि ट्रुथ नॉलेज एग्जिस्ट दैट यू नो नथिंग, ठीक है, ये सेम है। लग्जरी जो है वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। आर्टिफिशियल पॉवर्टी मतलब इनका ही कहना ये है कि जो आप कपड़े पहन रहे हो, आप जैसे हो, वो सारी चीजें क्या बोल सकते हैं, दिखावा है, ठीक है। ये जो है दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है इनके हिसाब से, ठीक है। इन्हीं का एक और कोट है, इन्होंने बोला है कि द ग्रेटेस्ट वे टू लिव विथ ऑनर इन दिस वर्ल्ड इज टू बी वॉट वी प्रिटेंड टू बी, ठीक है, कि अगर जो आप दिखाते हो, इतना जो दिखावा करते हैं और उसी से आपको लगता है कि हाँ हमारा बहुत ज़्यादा ऑनर है, ठीक है। आज के टाइम पे देखते हैं तो जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं, अगर ऐसे पूरा जनरलाइज तो नहीं है पर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का ये रहता है कि हम डॉक्टर हैं, तो उनका ही जो पूरा लाइफस्टाइल रहता है, तो आधी से ज़्यादा उनका जो पैसा है वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन में रख जाता है कि हाँ हम डॉक्टर हैं तो हमारी क्लिनिक अच्छी बड़ी होनी चाहिए, कि हाँ हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास में गाड़ी होनी चाहिए, हमारे कपड़े वैसे होने चाहिए। तो उनका जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने का जो तरीका रहता है उसमें ही उनकी पूरी जो वेल्थ है वो लग जाती है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे ही उससे क्या मिलता है, दिखावा करने से उनको प्राइड की फीलिंग आती है। और सोक्रेटिस की अगर हम बात कर सकते हैं तो इन्होंने ही ये डायलेक्टिक मेथड्स का भी एक कोड दिया है कि अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज द हाफ अ आंसर, ठीक है, कि अगर आपने क्वेश्चन ही समझ लिया है तो आपने आंसर जो है उसके लगभग पहुंच चुके हो, ठीक। सोक्रेटिस का ही इन्होंने एक और कोड भी दिया है, इनके बहुत सारे कोड्स फेमस हैं, ये जो है हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से ब्यूटी इज द शॉर्ट लिव्ड टेरेनी, मतलब कि जो दिखावा जो हम बोल सकते हैं, ब्यूटी जो है वो आपकी एक शॉर्ट लिव्ड टेरेनी है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम, सोक्रेटिस के बारे में हमने जो है पीडीएफ में तो इतना डिस्कस कर लिया है, जो भी मैंने बोला है वो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, बाकी की चीज़ें जो है वो भी आपको रक्षा एकेडमी के चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इसके पहले जो है हमने सावित्री बाई फुले पढ़ा था, अभी हमने सोक्रेटिस को डिस्कस किया जिसमें हमने सोक्रेटिस को एक बेसिक चीज़ें समझी उनकी कि किस तरह से उनकी लाइफ थी, ठीक है। रेलेवेंस को अगर हम बात कर सकते हैं तो रैशनल थिंकिंग जो है इनकी तरफ से आएगी, ठीक है। नॉलेज ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ नॉलेज पे ये फोकस करते हैं। साथ में ही ये क्या करते हैं कि हर चीज़ का क्वेश्चन करो, ठीक है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इनसे सीखनी पड़ेंगी, और हमेशा ट्रुथ का ही नॉलेज जो है, ट्रुथ का ही साथ देना है। ये जो हैं वो एथेंस में सबसे बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़े पेट्रियट थे, और यही एक्सपेक्ट करते थे कि बाकी लोग भी अपनी देश के लिए रहें, ठीक है। इनको ही किसी एक राजा ने बोला था कि आप हमारे कोर्ट में आ जाइए, तो इन्होंने उससे मना कर दिया था और ये बोला था कि मेरा 2 वक्त का जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को वेल्थ से इतना कुछ ज़्यादा मोह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपना देश जो है वो नहीं छोड़ सकता, और ये इन्होंने वहीं पे टीचिंग जो है अपनी करते रहे। इनका यूथ में हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते थे, इसी के कारण जो बाकी के सोफिस्ट लोग थे जो कि टीच करते थे, पैसा लेके बात करते थे, टीचिंग देते थे, वो इनसे क्या हो गए थे, खफा हो गए थे। तो इसी के बाद में ही उन्होंने ट्रायल वगैरह हुआ, 500 लोगों में इनका ट्रायल हुआ था, और इनको सज़ा मिलती है यूथ को भटकाने की, ठीक है। तो अ चार्ज ऑफ इम्पिटी एंड करप्टिंग द यूथ वॉज ब्रॉट अगेंस्ट द सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस को ही हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इन्होंने
यूथ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था और उनको एक वे ऑफ थिंकिंग जो है वो सिखाया था। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग से ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनका ये कहना था कि लाइफ जो है वो जीना मैटर नहीं करता, बट लिविंग राइटली मैटर करता है। ठीक है, कि इट इज़ नॉट द लिविंग दैट मैटर्स बट लिविंग राइटली। तो यहाँ से हम इनके थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं। इनके थॉट जो हम बोल सकते हैं कि अगर आप इनके कोट्स पढ़ेंगे तो उससे आपको इनके जो भी आज हमने डिस्कस किया है वो सब समझ में आएगा कि इनकी थिंकिंग किस तरह से थी। ठीक है, मेन क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर से बन सकते हैं वो बन सकते हैं कि सोक्रेटिस कौन थे। ठीक है, सोक्रेटिस मेथड क्या होती है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स क्या होता है, और साथ में वाई सोक्रेटिस जो है वो डेमोक्रेसी को हेट क्यों करते थे, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इनके मेजर थॉट्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और इनकी कोई खास बुक नहीं है, इन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं। ठीक है, इनका मानना था कि राइटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। इनका जो पढ़ाने का तरीका था कि ये जा जाके हर जगह मार्केट में जा जाके सिर्फ बातें करते थे और कन्वर्सेशन करते थे, और फिर वही क्वेश्चंस की जो सीरीज है उससे शुरू होती थी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इतना हमने आज के बारे में पढ़ा। अगर हम एक ब्रीफ डिस्कशन, अगर एक ब्रीफ हम बोल सकते हैं कंक्लूजन अगर देखें, तो यहाँ पे जो सोक्रेटिस खुद ही बोलते हैं कि पीपल नोन वेरी लिटिल अबाउट मी इन हिस्ट्री एंड अर्ली लाइफ। ठीक है, मोस्ट पीपल नो हिम एज वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। फिलोसोफर्स टेंड टू थिंक दैट दे नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, but he thinks that he knows nothing at all. When he returned to Athens after fighting in Peloponnesian War, he did a quite bit of thinking. In his time there was many men who considered wise, but he was very skeptical of this wisdom. He met many people who claim to be wise but are not actually very wise according to him. This is a problem because when people believe a man is wise, they tend to blindly follow him. ठीक, इसके बाद में ही ये बोलते हैं कि इफ यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन नेवर डिस्कवर इट्स फ्लॉज। तो अगर कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि इट्स ट्रू, तो आप उसके फ्लॉज नहीं दिख सकते अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। देन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। इफ समवन क्लेम्स समथिंग इज ट्रू, द बेस्ट वे टू टेस्ट द ट्रूथ इज टू आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। इफ समवन कांट आंसर द क्वेश्चन दैट दे क्लेम टू बी ट्रू, देन हाउ कैन दे नो दैट इट इज ट्रू। ठीक है, फिर जब यहाँ पे व्हेन ही क्वेश्चंस द वाइस मैन, प्लेटो जो है वो उनको सुनते थे, और फिर ही क्या होता है, ये प्लेटो से एरिस्टोटल, एरिस्टोटल से अलेक्जेंडर तक ये सारा जो नॉलेज है वो पहुंच जाता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Socrates, true wisdom is the knowledge of how little you actually know. It is this realization that allows you to start asking questions and get to the real truth. ठीक है, asking the questions may be the best way to the truth, but it also is the best way to make enemies. तो यहीं से जब वो क्वेश्चन करते थे तो ये एक तरह से उनको ट्रुथ तो मिलता था, पर उनके ही एनिमीज जो थे वो बन जाते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एम्बेरस किया था बाकी लोगों को उनसे क्वेश्चन कर करके, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने आप को वाइस जो है वो कंसीडर करते थे। He embarrassed quite a few of very important men in Athens. When they saw the young men in the city were beginning to question, he was arrested of corrupting the youth of Athens. तो इस तरह से उनको अरेस्ट करा जाता है, उन पर ट्रायल बैठता है, और यही जो उनकी जो आदत थी थिंकिंग और क्वेश्चनिंग की, इसी का इनको दोषी मान के पेनल्टी दी जाती है डेथ की, जिसमें इनको हैमलॉक पीने को बोला जाता है। तो इस तरह से जो है सोक्रेटिस का एंड होता है। ठीक है, इसका ही जो पीडीएफ हो आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाएगा। अगर आपको रक्षा एकेडमी का कोर्स लेना है तो वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज़ का भी अलग है, इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स के भी 250 से ज़्यादा वीडियो हैं, एक फुल कोर्स भी है जिसमें आपको मेंस जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसमें एथिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको कम में मिल जाएगा, थोड़े दिनों में इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो अभी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।